Good afternoon, friends. Good afternoon. Shall we start? Let us begin. देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, कैपिटल बजटिंग का डिस्कशन हम कर रहे हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. Capital budgeting, one of the most important topics in our syllabus. So let us understand this topic first. Capital budgeting है क्या? और ये टॉपिक अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े उससे बहुत ही अलग टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है. पहले जो टॉपिक हमने किया डिस्कस वो था लेवरेज, उसके बाद था कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज. तीसरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो था डिविडेंड पॉलिसीज. फोर्थ टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कैपिटल बजटिंग. सो मित्रों आइए करते हैं शुरुआत. कैपिटल इस वर्ड को तो हमने बहुत समझा है. कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स. बिजनेस चलाने के लिए जो लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, उनको हम कैपिटल कहते हैं. उसमें इक्विटी आता है, प्रेफरेंस आता है, डेट आता है, सारे लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं. ओके, तो कैपिटल इस वर्ड का मतलब हम जानते हैं. सर बजटिंग इस वर्ड का मतलब क्या है? बजट मींस, बजट इस वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो एस्टिमेट, प्रेडिक्शन, बजट बनाते हैं, अंदाज लगाते हैं. हनुमान ऐसे कहते हैं ना उसको. ओके, अनुमान. ओके, सो है ना, अंदाजा. ओके, सो बजटिंग, बजटिंग मींस टू एस्टिमेट. तो कैपिटल बजटिंग ये है क्या एग्जैक्टली? ये कॉन्सेप्ट है क्या? आपको ये भी बता दे, ये जो टॉपिक है ये फाइनेंस का कोई भी कोर्स आप पढ़ोगे ना उसमें आप पढ़ोगे. सीएफए पढ़ो, यू विल हैव दिस. एमबीए फाइनेंस पढ़ो, यू विल हैव दिस. सीए पढ़ो, यू विल हैव दिस. सीएमए पढ़ो, यू विल हैव दिस. सीएस पढ़ो, जहां कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट आएगा, फाइनेंस ये वर्ड आएगा, वहां पे ये टॉपिक आएगा. इतना इसको वास्ट कवरेज दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है. अब क्यों इंपॉर्टेंस दिया है, क्यों समझ में आ जाएगा जब मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा. मित्रों, लाइफ में दो प्रकार के डिसीजंस लेने होते हैं बहुत बार. एक जो जिसको डिसीजन लेने के बाद कभी भी बदल सकते हो, ऐसा टाइप का डिसीजन होता है. डिसीजन लिया, सब्सिक्वेंटली डिसीजन लेने के बाद कुछ सालों के बाद आप उसको बदल सकते हो. बदलने के बाद उससे नुकसान नहीं होगा. लेकिन दूसरे टाइप का जो डिसीजन होता है लाइफ में, जो आपने एक बार ले लिया तो बस ले लिया, उसके बाद उसको बदलना मुमकिन नहीं होता. ऐसे दो टाइप के डिसीजंस होते हैं. एक जिसको बदलना मुमकिन है, दूसरा जिसको बदलना मुमकिन, जिसको बदलना मुमकिन नहीं उसको अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं इरिवर्सिबल डिसीजंस. कौन से डिसीजंस? इरिवर्सिबल. ठीक है, शायद आपकी अभी तक जितनी भी जिंदगी जी होगी उसमें आपने बहुत या एटलीस्ट कुछ कुछ डिसीजन लिए, ठीक है, उनमें से मैक्सिमम इरिवर्सिबल थे. रिवर्सिबल टाइप का डिसीजन बहुत कम लिया है आपने. सॉरी, रिवर्सिबल टाइप के डिसीजन बहुत सारे लिए, इरिवर्सिबल टाइप का डिसीजन आपने अभी तक शायद ही लिया है. ठीक है, एक लिया होगा सीएस कोर्स का, जो आप अभी आप कर रहे हो. चाह के भी रिवर्स करना मुमकिन, अब तो फंस गए. ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन तो भी ठीक है, इसमें आगे जाके कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाता है. लेकिन कुछ और डिसीजंस लोगे लाइफ में जब आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे, जो इरिवर्सिबल टाइप के डिसीजंस होते हैं. सर ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से फर्क क्या पड़ता है? सर देखो, जो डिसीजन रिवर्सिबल टाइप के होता है, कौन से टाइप के? जैसे फॉर एग्जांपल अब पुणे में आए हो नए नए, मेस का डिसीजन लिया, कहीं मेस लगाने का. ठीक है, चलो एक महीना आपने पैसा दे दिया एडवांस में, मेस लगाई, पसंद नहीं आई, अगले महीने चेंज कर सकते हो, ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला. कौन सा डिसीजन है? रिवर्सिबल टाइप का. रिवर्सिबल टाइप के डिसीजन लेते वक्त सोचना नहीं पड़ता. रिवर्सिबल टाइप के डिसीजन लेते वक्त सोचना नहीं पड़ता. लेकिन सीएस करने से पहले आपने बहुत लोगों को पूछा होगा, जानकारी प्राप्त की होगी, है ना, कि सीएस करूं या दूसरा कोई कोर्स करूं. बहुत लोगों ने जिनको आपने पूछने की कोशिश की, सीएस करूं, बोलते कंप्यूटर साइंस अच्छा है, कंप्यूटर को स्कोप है, आगे कर ले. अब बोले बस थैंक्स फॉर योर एडवाइस. ओके, किसी और को पूछा सीएस करूं, हाँ वही डायरेक्टर के पीछे घूमते हैं ना, सेक्रेटरी उसकी, है ना, उनको लगता है मंत्रियों के पीछे घूमता है, उनको तो सीएस का मतलब पर्सनल सेक्रेटरी लगता है. बहुत लोगों को तो ऐसे भी लगता है. ठीक है,
सो ऐसे सीएस कोर्स का जो बहुत सारे अभी तो थोड़ा सा अवेयरनेस, हम इतना नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा अवेयरनेस है अब सीएस कोर्स के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोगों को सीएस कोर्स अभी भी पता नहीं है। काउंटर स्ट्राइक भी बोलते हैं कुछ लोग। ओके सो बुरा लगता है बहुत ऐसे ऐसे सब कुछ सुन के, लेकिन क्या करें। ओके अब जब ये डिसीजन लिया था ऐसा कोर्स जिसका फुल फॉर्म भी बहुत कम लोगों को सही फुल फॉर्म पता है, ऐसा कोर्स करने का आपने जब निर्णय लिया तो क्या वो रिवर्सिबल टाइप का डिसीजन लगता है आपको या इरिवर्सिबल? डिसीजन ले लिया, फाउंडेशन क्लियर किया, एग्जीक्यूटिव में हो, अब जाके सोचते हो क्या करूं या ना करूं, तो क्या वापस आना इस डिसीजन पे मुमकिन है या नहीं? नहीं, इरिवर्सिबल टाइप के डिसीजन लेते हो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने पड़ते हैं। बंडे जी बराबर। ओके सो अब मित्रों सुनिएगा, ध्यान देंगे। हाँ तो अब बिजनेस की जब हम बात करें, बिजनेस की ध्यान देके सुनना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कुछ सालों पहले मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने एक डिसीजन लिया था। 1 लाख करोड़ रुपया उनके पास था, 1 लाख करोड़ रुपीज। ये 1 लाख करोड़ किस बिजनेस में निवेश किया जाए? ही हैड मल्टीपल ऑप्शंस, केमिकल, पेट्रोलियम या टेलीकॉम। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जियो दन कर देते हैं और पूरा 1 लाख करोड़ रुपया जियो में लगा दिया, यानी टेलीकॉम बिजनेस में लगा दिया। अब 2-3 साल के बाद बिजनेस में पैसे लगने के यार नहीं, जियो बंद करते हैं, टेलीकॉम बिजनेस नहीं इतना अच्छा, दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं। क्या ये रिवर्सिबल टाइप का डिसीजन है या इरिवर्सिबल? खत्म, एक बार पैसा लग गया, पैसा वापिस आने वाला ठीक है। तो ऐसे डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के डिसीजन को हम कौन सा डिसीजन कहते हैं? कैपिटल बजटिंग। यानी ये डिसीजंस कौन लेते हैं? फर्स्ट थिंग यहां से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है जब समझो मुकेश अंबानी जी आपको पूछते हैं मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपीस है, मुझे बताओ मुझे बिजनेस शुरू करना है, मैंने कौन सा बिजनेस करना चाहिए? ये अगर आपसे पूछेंगे तो आप कौन होंगे? किनको मुकेश अंबानी ये सवाल पूछेंगे? वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, रिलेटिव्स को, पाउसेस को या पाउस को या किसी पाउसेस यानी पाउस। ओके ओके सो या मैनेजर्स को, किसको पूछेंगे? ये डिसीजन जनरली लेते कौन है? की मैनेजरल पर्सनल, की टीम होती है मैनेजर्स, ठीक है, यस, जिनमें दिमाग है, जिनमें विजन है, इनको पता है आगे जाके किस बिजनेस में स्कोप है, बराबर। ओके तो जनरली दिस डिसीजन इज टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन लेता है ये? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ठीक है, ये डिसीजंस कैसे लिए जाता है, यानी मैंने पैसा किस बिजनेस में लगाना है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? क्या इसके लिए कोई टेक्निक है, कोई मेथड से कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है क्या? ठीक है, डिसीजन तो लेना है कि समझो हमारे पास 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शन है, ये भी बिजनेस हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसे 4-5 बिजनेसेस हमारे सामने है। अंबानी जी ने हमें बजट दे दिया 1 लाख करोड़ का, अब ये 1 लाख करोड़ हम ये 5 में से किस बिजनेस में डालें? ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए कोई मेथड्स है क्या, टेक्निक्स है क्या? वही तो हमें इस टॉपिक में सीखनी है। व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स? ठीक है, सो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ओके ठीक है, तो अब ये टेक्निक्स का ये मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो एक किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके बता देंगे अंबानी जी आप आपका पैसा इस बिजनेस में लगाइए, आपका फायदा होगा। ठीक है, बाद में फिर अंबानी जी उसमें पैसा लगा देते हैं और बाद में वो फायदा कमाते हैं। ठीक है, नॉर्मली अ स्मॉल बिजनेसमैन हाउ डज ही टेक द डिसीजन? देखता है बाबा इसका वड़ा पाव का गाड़ी मस्त चल रहा है, चलो अपन भी वड़ा पाव डाल देते हैं। दिस इज हाउ अ नॉर्मल बिजनेसमैन टेक्स द डिसीजन। ठीक है, वो क्या देखता है किसका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसका चल रहा है, अपन वही कपड़े की दुकान है, अरे उसकी कपड़े की दुकान मस्त चल रही है, उसके साइड में अपनी कपड़े की दुकान। दिस इज हाउ वी टेक द डिसीजन। लेकिन बड़े बिजनेसमैन ऐसा डिसीजन लेते हैं नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटे बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा होता है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख डालेगा, अंबानी जी 1 लाख 4 लाख 5 लाख करोड़ डालेगा। ठीक है, तो उसको पता है उसने इतना पैसा डाल दिया तो ये पैसा वापस आने वाला, उसका डिसीजन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, इसलिए वो डिसीजन लेने से पहले कुछ कैलकुलेशन करेगा। क्या कैलकुलेशन करेगा वही हमें इस टॉपिक में सीखना है। ठीक है,
तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब समझ में आ गया? यस सर, इसको एक लाइन में डिफाइन करो। डिसीजंस रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ ए बिजनेस इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। सर इसको फिर कैपिटल बजटिंग क्यों कहता है? इन शॉर्ट देखो, अभी हमने जो जो टॉपिक पढ़े उन सबको अगर एनालाइज करना है तो सबसे पहला, ठीक है, कैपिटल का स्ट्रक्चर आप डिसाइड करोगे या कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लोगे? सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, बराबर, ठीक है, वो डिसीजन इज कैपिटल बजटिंग। ये डिसीजन लेने के बाद आप डिसाइड करोगे कि बिजनेस करने के लिए मुझे 1 लाख करोड़ चाहिए, तो 1 लाख करोड़ मैं कहां से लाऊंगा? इक्विटी, डेट, तो फिर वो आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मैंने इक्विटी डेट इशू किया, इतना पैसा लाया, तो उसकी कॉस्ट कितनी, तो वो कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब उसके बाद मेरे बिजनेस में रिस्क कितना है, ठीक है, वो जानने के लिए लेवरेज। तो सर इसका मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो इंटररिलेटेड है, दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। शुरुआत जिस टॉपिक से होती है वो कौन सा होता है? कैपिटल बजटिंग। सर फिर ये पहले क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि ये टॉपिक को समझने के लिए बहुत सारी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरे टॉपिक में आप पढ़ चुके हो, तब जाके आपको ये टॉपिक समझ में आता है, ठीक है, बोलो। चलो, सो व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, ठीक है, वेटेज लिखा है आपके लिए, 10 से 20 मार्क का है, ठीक है। कैपिटल मीन शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस भी आएगा। शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, ठीक है। डेट, डेट में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेट, बैंक लोन, टर्म लोन्स, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें, ठीक है, ओके। अब बजटिंग मीन्स डिसीजन मेकिंग। बजटिंग मीन्स तो डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन है उस डिसीजन को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। छापना चाहोगे? छाप दो। आज हम इसके सारे बेसिक 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 चीजें डिस्कस कर लेंगे। हो गया? हाँ सर, ओके, आगे बढ़े। हाँ सर, बढ़ते हैं। अब शुरुआत करें? करते हैं। लिख दिया? चलो, लिख दिया सर। अब बताइए सर, आगे लिख दिया? हाँ सर, बढ़े आगे? बढ़ते हैं मित्रों। कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द कमिटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस इज हाउ कैपिटल बजटिंग हैज बीन डिफाइंड। क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ कमिटमेंट, इवैल्यूएटिंग कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट। अब आपके सारे कैपिटल का पैसा किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हो, इससे रिलेटेड जो डिसीजन है उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि आप आपका पैसा किसी प्रोजेक्ट में जब लगाते हो, प्रोजेक्ट के लिए लगाते हो, इसका मतलब यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। सो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताने वाला जो टेक्निक है उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग। छाप दिया डेफिनेशन भी? हाँ सर। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन में जो फंड्स यूज होते हैं वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म फंड्स है? लॉन्ग टर्म फंड्स है। तो लॉन्ग टर्म फंड्स का इस्तेमाल हमेशा एसेट खरीदने के लिए किया जाता है। एसेट उसी बिजनेस के खरीदेंगे आप जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
लिख दिया? अब लिख दिया? नहीं। अब क्या करते हैं, पूरा पहले डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? चलो आइए आगे। अब मित्रों ये जो डिसीजन लेना है, यानी कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए आपने, आपके सामने जब मल्टीपल चॉइसेस होती है, जैसे 12th पास हो गए, नहीं तो 10th जब क्लियर किया, तो 10 क्लियर करने के बाद आपके सामने 3 स्ट्रीम्स थी। आर्ट्स का तो नहीं सोचते अपन, है ना? साइंस, कॉमर्स, नहीं तो ठीक है, जनरली कॉमर्स में आने वाले वो होते हैं लफंगे, उनके माँ बाप को भी पता होता है साइंस इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है? और आर्ट्स में जाएंगे तो कोर्स बर्बाद हो जाएगा, बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, तो फिर किस में डाल दो? कॉमर्स में। तो जनरली कॉमर्स में आने वाले ये लोग होते हैं, ठीक है? चलो तो नहीं ऐसे नहीं सर, कॉमर्स को हम करियर करके देखते हैं, पता है मुझे सब, ओके। सो अब मित्रों, ये जो ऑप्शन आपने, ये जो डिसीजन लिया, एक तो आपने खुद ने लिया, नहीं तो किसी से पूछ के लिया होगा, ठीक है? या आपके घर पे किसी ने गाइड किया होगा आपको, ओके। तो आपने ये डिसीजन लेते हो कुछ चीजें कंसिडर की कि आपने कॉमर्स क्यों लेना चाहिए? कोई डिसीजन लेते हो कुछ फैक्टर्स दिमाग में थे कॉमर्स क्यों लेना चाहिए? कुछ तो था, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होता है? उड़ता है। बायोलॉजी, कहां से गैस निकलती है, कहां जाती है, किसको पता? कुछ समझ में नहीं आता है क्या? नहीं, सही है, ओके। सो अब ये तो गया, फिर फिजिक्स गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स साइंस में बहुत होता है, वो क्या बोलते हैं वो, हाइपर बाला, कौन सा बाला, हाइपर बोला, कौन बोला, क्या बोला, पता नहीं, डेरिवेटिव्स होता है, कुछ इंटीग्रेट भी होता है, चल, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पता नहीं। तो फिर ऐसे वाले डिसीजन मेकिंग के फैक्टर्स थे अपने, एक तो मैथ्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ नहीं चाहिए, तो फिर और आर्ट्स में पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गांधी जी तो कभी पसंद नहीं आए, ओके। भगत सिंह अच्छे थे, बंक मारते वक्त लेक्चर बंक मारते वक्त भगत सिंह अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते थे, ओके। सो बाकी हिस्ट्री में कोई दिलचस्पी, तो फिर कहाँ गए अपन? वैसे कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लेते वक्त कि मैंने बिजनेस ए करना है, बी करना है, सी करना है, तो ये डिसीजंस लेते वक्त कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। किन फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि टेलीकॉम बिजनेस शुरू करें, या फाइनेंस का बिजनेस करें, या कौन सा बिजनेस करें? जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के जमाने में वो वाला जमाना आ गया है ना, ठीक है? आजकल लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं, एवरीवन वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, है ना? ओके, सब लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनने की के ख्वाब देखते हैं। तो मित्रों, ये एंटरप्रेन्योर्स जब भी कोई बिजनेस सिलेक्ट करते हैं, तो किस बेसिस पे ये बिजनेस का सिलेक्शन होता है? पिछले कुछ सालों में अगर आपने देखें तो चाय वाले का बिजनेस बहुत फेमस हो रहा है। Is there any specific reason in chai business be getting famous these days? There was a reason, okay, because of which many of the graduates, engineers, qualified people, they entered into this chai wala business. And the reason being, the youth population in this country is increasing day by day. And the youth population likes to drink alcohol, not being a good habit. Then the option that remains is milk, which no one likes. So people would prefer tea or coffee instead of milk, है ना? ओके, सो जंक फूड, फास्ट फूड का जमाना है, तो पीने वाले, चाय पीने वाले, और अपने को भी बहुत सारे बच्चे होते हैं लाइब्रेरी में बैठते हैं, हर एक घंटे के बाद जब तक पीते नहीं है तब तक किक नहीं लगता है, ओके। तो ऐसे वाले बहुत लोग हैं, इसकी वजह से लेक्चर जैसे खत्म हो जाता है नीचे, और चाय भी वो कप ऐसा स्टाइल में लेते हैं जैसे उसके अंदर कुछ ओके, एकदम स्टाइल में लेके लेके पीते हैं, ठीक है? तो ऐसे वाला जमाना है, इसलिए चाय बहुत फेमस। आजकल तो मैंने सुना है कोई कोई चाय वाली दुकानें सुबह 4-4 बजे तक भी खुली रहती है,
और लोग बहुत दूर दूर तक चाय पीने के लिए जाते हैं रात को। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो इतना फेमस हो चुका है चाय, नल स्टॉप पे जाते हैं, नल स्टॉप पे चाय मिलती है, सब मिलता है, ठीक है, अच्छी बात। चलो सुनिए सुनिए, ध्यान दें। तो अब आने वाले जमाने में अगर आप मुझे पूछेंगे सर कौन सा बिजनेस है जो सबसे प्रॉफिटेबल रहेगा, दैट विल बी योर एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, इन द नेक्स्ट 2 to 3 decades योर एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी द सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर। ठीक है, सो आने वाले समय में, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक उसके लिए थोड़ा टाइम है। ओके, तो अब मित्रों ये किस बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं, कोई फैक्टर्स होते हैं क्या जिसके बेसिस पे तय करना है? तो इनमें से कुछ फैक्टर्स आपके सामने लाते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट आप जो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए पहला फैक्टर होता है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट। वो प्रोजेक्ट की, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी कहते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कहते हैं। सर इसका मतलब क्या है, आगे जानेंगे। दूसरा फैक्टर होता है CFAT, सिर्फ कैश फ्लोज कहो या कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स कहो या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कहो, ठीक है। तीसरा फैक्टर होता है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। फोर्थ फैक्टर जो होता है सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, और आखिरी फैक्टर होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, ये 5 फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिए जाते हैं। इन शॉर्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में कैलकुलेशन करते वक्त इन 5 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं। सर ये है क्या चीज है, एक एक करके समझाइए तो सही। पहली चीज क्या थी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। चलो इसके बारे में करते हैं चर्चा। देखो कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या यानी किसके बारे में सोचेंगे आप बिजनेस शुरू करते हो, कि बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे कौन सी एसेट्स लगेगी। कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, एसेट्स के बिना तो बिजनेस शुरू ही नहीं हो सकता, जिसको आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हो, जैसे अगर चाय वाले का भी बिजनेस करना है तो चाय का बिजनेस करने के लिए क्या लगेगा, चाय का बिजनेस करने के लिए स्टोव गैस लगेगा, देन यूटेंसिल्स लगेंगे, ठीक है, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ दुकान लगेगी, शॉप लगेगा, बिल्कुल शॉप खरीदना पड़ेगा, देन गैस सिलेंडर लगेगा, देन कप लगेगी। वो चाय पत्ती वगैरह वो रिकरिंग खर्चा है, वो तो रोज लगते रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जिसके लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपकी शॉप होगी, फर्नीचर होगा उसका, ठीक है, जो भी इंटीरियर, आजकल चाय की दुकानें भी बहुत एकदम कड़क होती है चाय की तरफ, क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आज के लोग चाय की दुकान में 25-25 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लेके जाते हैं, हमसे 25 लाख रुपए का बजट बना के जाते हैं। चाय सर 5 रुपए 10 रुपए की चीज बेचने के लिए 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, ठीक है, हाँ हाँ, तो ऐसा जमाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मींस व्हाट, द अमाउंट व्हिच इज टू बी इन्वेस्टेड इनिशियली। ध्यान देके सुनना पूरा, ठीक है, ये सारी चीजें आगे कैलकुलेशन में आने वाली है, तो अभी समझ के लीजिए, नहीं समझता तो पूछ लीजिए। ओके, सो मित्रों अब बिजनेस शुरू करने के लिए जैसे क्लास, अगर आप बहुत बच्चे क्लास में बैठते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं, फीस से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिटेबिलिटी क्लास वालों की निकालते रहते हैं, ठीक है। तो अब मित्रों सुनिएगा, अब लेकिन क्या ये क्लास का बिजनेस अगर आप भी चलाने की सोचते हो तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यस, आजकल क्लास का जमाना भी अलग हो गया है, ठीक है। सो बच्चों को एसी चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, बेंचेस चाहिए, ठीक है, दिखने को भी अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, बराबर। ये सारी अच्छी अच्छी चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट है या फ्री में आएगी, इन्वेस्टमेंट। बेंचेस खरीदने का खर्चा कितना आएगा, एसी कितने की लगेगी, प्रोजेक्टर, कैमरा, रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो सिस्टम, तो ऑल दिस इज नथिंग बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। सीएस बन जाते हो, प्रैक्टिस करने का डिसाइड करते हो, प्रैक्टिस करने के लिए क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी, लैपटॉप, क्लाइंट प्लेस पे जाने के लिए, टू व्हीलर पे जाएंगे तो इमेज नहीं बनती, थोड़ा सा इमेज बनाना है, कार लगेगी, ऑफिस अच्छा लगेगा, फर्नीचर लगेगा, फर्नीचर में सिर्फ फैन है यानी ऑफिस में तो चलेगा नहीं, एसी भी लगेगा, ठीक है। सो ऑल दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, विच इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। whatever least or highest the cost may be, but cost is cost, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो। जियो स्टार्ट करने के लिए क्या कॉस्ट लगी होगी आपको, सबसे बड़ी कॉस्ट तो पूरी हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी केबल डाल दी, ठीक है, और वो भी अंडरग्राउंड केबलिंग किया, इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस का खर्चा किया, ठीक है, यही सबसे बड़ी कॉस्ट थी,
ठीक है, उनका खुद का इंडिपेंडेंट नेटवर्क इन्होंने एस्टेब्लिश किया। इट वाज द ओनली कंपनी, बाकी सारी कंपनियां, ठीक है, सिवाय एयरटेल के। एयरटेल अपना एडवर्टीजमेंट करती है ना, इट इज हैविंग द बिगेस्ट नेटवर्क इन इंडिया, है ना। ओके, सो जियो और एयरटेल, जियो ओवरटेक करेगा कुछ दिनों में, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मोबाइल कंपनियां थी वो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेटवर्क का इस्तेमाल करती थी, बीएसएनएल वाले नेटवर्क का इस्तेमाल होता था, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट लीज पे, रेंटल्स पे देती थी, लेकिन उन्होंने अपना खुद का नेटवर्क डालने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया, ठीक है, इसलिए उनको 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें, इनकी तो कोई मशीनरी नहीं होती ना टेलीकॉम के लिए, क्या मशीनरी, टावर लगाओ, टावर पे वो छोटा सा ढक्कन लगाओ, ठीक है, वायर लगाओ, बाकी तो क्या लाइसेंस लेना है, टेलीकॉम लाइसेंस 10 साल में एक बार लाइसेंस का पैसा पे करना है, उसके अलावा तो उनको कोई मशीनरी है ही नहीं। मोबाइल आपका कॉलिंग भी आप दबाओगे, या पे भी आप ही करोगे, सब कुछ आप ही करोगे, तो उनको कोई खर्चा नहीं है। You don't the company does not have to incur any recurring cost, but जो initial investment है वो बहुत huge investment है। चलो, so original cost of project का मतलब समझ में आ गया। तो original cost में क्या क्या हैगा, फिक्स एसेट खरीदने का खर्चा। सर ये कब खरीदनी पड़ती है, जीरोथ ईयर में। सर व्हाट डू यू मीन बाय जीरोथ ईयर, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर के शुरुआत में ही खरीदनी पड़ेगी एसेट्स। तो वेदर इट इज एन इनफ्लो और आउटफ्लो सर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज ऑलवेज एंड आउटफ्लो का मतलब क्या सर, ठीक है, यस, एसेट खरीदने का पैसा आएगा या पैसा जाएगा, तो मींस द अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स एट द इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज एन आउटफ्लो ऑफ द जीरो। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। देवी जी, वो कोने वाली देवी जी समझ में आ गया आपको, वेरी गुड देवी जी। अब आगे एग्जाम्पल दिए हैं आपको कुछ, ठीक है, ध्यान देके देखिए, समझिएगा। पहला जनरली जो खर्चा आता है वो आता है परचेस ऑफ लैंड, खाली जमीन खरीदनी पड़ती है आपको, ठीक है। सो जमीन खरीदने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, परचेस ऑफ लैंड के ऊपर एक खर्चा है। उसके बाद नेक्स्ट जो खर्चा है वो, परचेस ऑफ लैंड के बाद नेक्स्ट जो खर्चा है वो मशीनरीज, ठीक है। सो जो मशीनरीज आप आपकी फैक्ट्री में लगाओगे, फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्ट करोगे, अंदर मशीनरीज लगाओगे, तो मशीनरीज के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। सो दिस इज योर देन परचेस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, वो फैक्ट्री शेड जो आप खड़ा करोगे, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आप लोगे, इनके लिए जो आपको खर्चा आएगा, ऑल दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट व्हिच इज टू बी इनकर्ड इन द जीरोथ ईयर, गॉट इट। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर व्हिच इज कंसीडर्ड व्हाइल टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते वक्त सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये बिजनेस करेंगे तो इसके लिए कितने की इन्वेस्टमेंट लगेगी, यानी कितने वैल्यू की एसेट्स खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, दूसरा जो है वो है लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। देखो, कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो बिजनेस शुरू करने से पहले लाइफ के बारे में बहुत सोचना जरूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट का लाइफ। किसका लाइफ मित्रों, अंबानी जी के सामने बहुत सारे बिजनेसेस थे, लेकिन उन्होंने टेलीकॉम बिजनेस ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि टेलीकॉम बिजनेस उन्होंने देखा, जाना और पहचाना कि टेलीकॉम बिजनेस इज हैविंग द मैक्सिमम लाइफ देन एनी अदर बिजनेस। कोई भी बिजनेस से सबसे ज्यादा लाइफ जो है टेलीकॉम। आप लोगों ने शायद पिछले हफ्ते में जब ट्रम्प साहब हिंदुस्तान आए थे तो उनके साथ माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ थे वो भी आए थे, और उनकी और मुकेश अंबानी जी की, सब लोगों ने उस दिन ट्रम्प जी का भाषण और मोदी जी का भाषण सुना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो मुकेश अंबानी जी और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के बीच में हुआ था। तो उनका इंटरव्यू आया था, तो उसमें मुकेश अंबानी जी ने को पूछा गया, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट और जियो का पार्टनरशिप है, आई होप यू नो। माइक्रोसॉफ्ट में रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं पता, ठीक है, वेरी गुड। ओके, ये हफ्ते कौन सा मूवी रिलीज हो रहा है, पिछले हफ्ते भूत भूत, बहुत चालू लोग हैं मुझे पता है। कॉमर्स वाले सारे ऐसे ही होते हैं। ओके, सो कहां से कौन सिखाता आपको ये सारी चीजें। ओके, चलो, सो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो मित्रों, उस इंटरव्यू में उन्होंने डिस्क्लोज किया था कि उन्होंने टेलीकॉम बिजनेस क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। सो सबसे पहले तो यूथ पॉपुलेशन इस देश में सबसे ज्यादा है, डेवलपमेंट बहुत कम हुई है डेवलपमेंट के लिए, और ये सबसे अंडर डेवलप्ड बिजनेस जो था, ठीक है। यानी अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें तो जैसे जियो आने से पहले जो हिंदुस्तान में स्थिति थी कि डेटा पैकेज बहुत कॉस्टली थे,
डेटा यूसेज करने वाली पब्लिक ज्यादा अवेलेबल थी, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल का इस्तेमाल कौन करता है, बूढ़े या जवान? बूढ़े नहीं करते, उनको दिखाई नहीं देता, पहले तो सुनाई तो देता ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तो बूढ़े बहुत कम। हाँ अज्जी ऐसे बकते का तो अब कौन करेंगे, आप जैसे यूथ, और यूथ पॉपुलेशन पूरी की पूरी वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे मोबाइल का यूसेज सबसे ज्यादा होने वाला था, ये पता था, लेकिन मोबाइल का सर्विस इंडिया में अच्छा नहीं था। आउटगोइंग के रेट ज्यादा थे, मैसेजेस के भी चार्जेस थे, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में मैसेज भेजने का सिस्टम अलग है, फॉरेन कंट्रीज में थ्रू मैसेजेस यू कैन सेंड वीडियोस एज वेल। इंडिया में तो वो सिस्टम ही नहीं है, अपने यहाँ वीडियो भेजना है तो वो भी व्हाट्सएप पे, और वो भी लिमिटेशन है, कुछ साइज का या कुछ सेकंड्स का ही वीडियो शेयर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। सो द यूसेज ऑफ मोबाइल इंडिया में अभी तक जितनी क्रांति दुनिया भर में मोबाइल के फील्ड में बिजनेस में हुई है, उतनी हिंदुस्तान में नहीं हुई। हिंदुस्तान में सिम कार्ड बदलने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसीजर है, यानी जिसको हम टेलीकॉम बिजनेस की भाषा एमएनपी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कहते हैं, तो पोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में बहुत झिक झिक पिक पिक है, फॉरेन कंट्रीज में नहीं है। यू कैन इजीली पोर्ट योर मोबाइल्स। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर लैकिंग इन इंडिया, और इस बिजनेस के लिए बहुत आगे प्रोस्पेक्ट्स है, बहुत। ये अंबानी जी को समझ में है, इसलिए उन्होंने 1 लाख करोड़, चलो डाल देता हूं मैं 1 लाख करोड़, पूरा 1 लाख करोड़ डाल दिया। पहले 1 साल तो फ्री में बांटा, ठीक है, लेकिन उन्होंने यही बिजनेस सिलेक्ट किया। क्यों? इस बिजनेस की लाइफ सबसे ज्यादा। आप लोग ने सीएस किया, सीएस करते वक्त आपने किसी को पूछा होगा, ठीक है, इससे पहला सवाल पूछा होगा कि स्टार्टिंग पैकेज क्या है, कितना कमाता है। दूसरा सवाल पूछा होगा कब तक कमाएगा, ठीक है। बाकी लोगों जैसे तो नहीं होगा, एमबीए इंजीनियर्स जॉब ही नहीं 5,000 10,000 वाला, ऐसे तो नहीं होगा, यानी स्टार्टिंग में जॉब लगेगी, लेकिन बाद में एमबीए का ऐसे ही हुआ। एमबीए की फील्ड को स्टार्टिंग में पैकेज एमबीए को बहुत अच्छा अच्छा दे रहे थे, बाद में जैसे कोर्स पॉपुलर हुआ तो दे स्टार्टेड बिकमिंग अनएम्प्लॉयड। तो इंजीनियर्स का भी वैसे ही हुआ, इंजीनियरिंग के कोर्स को बहुत पॉपुलर बनाए, पूरी हिंदुस्तान इंजीनियरिंग के पीछे भागने लगी। बाद में बीच में साहब जी का पिक्चर भी आया था, कौन से साहब, वो अमेरिका इंजीनियरिंग के ऊपर है ना। ओके, तो उस टाइम तो बहुत पीक पे था इंजीनियरिंग, जो भी था इंजीनियरिंग ही करता था, ठीक है। यानी मेरी क्लास, मुझे याद है मैंने जब बैच छोड़ी तो 90% बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है। तो 5-6% बच्चे आर्ट्स के लिए गए थे, 3-4% कॉमर्स के लिए आए थे। कॉमर्स कर रहे हैं, ऐसे बोलते थे, यानी कॉमर्स यानी पाप था हमारे जमाने में, ठीक है। आपके भी जमाने में ऐसे, ठीक है। नहीं, रिश्तेदार में हम बोल नहीं सकते थे कि हम कॉमर्स कर रहे हैं करके, वो कॉमर्स बोला तो समझते थे इसको आता नहीं कुछ, इसलिए कॉमर्स में गया है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हम अब इंजीनियर्स खुद नहीं बोलते कि वो इंजीनियर है। ओके सो, ओके ठीक है, चलो। सो ऐसा ट्रेंड चेंज होता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? लाइफ। तो जब भी कोई बिजनेस शुरू करोगे तो ये डिसाइड, ये पहले जानो कि ये बिजनेस से, ये बिजनेस की लाइफ कितनी होगी। सर बिजनेस की लाइफ है नहीं क्या सर, जब तक बिजनेस चलाएंगे तब तक उसकी लाइफ होती है, वैसे नहीं। जब तक चलाओगे तब तक नहीं, जब तक प्रॉफिटेबली चलाओगे तब तक उसकी लाइफ होती है। बिजनेस तो आप कितने भी लंबे समय तक चलाओगे, लॉस में चला के क्या मतलब है। जब तक उस बिजनेस, सर बिजनेस में तो अनलिमिटेड, यानी अनलिमिटेड सालों के लिए बिजनेस चल सकता है, नहीं मित्रों, याद रखना, कोई भी बिजनेस तब तक चलता है जब तक उसमें बहुत सारे लोग आते नहीं है। बिजनेस तब तक प्रॉफिटेबल होता है जब तक कंपटीशन बढ़ता नहीं है। एक बार बिजनेस में कंपटीशन आ गई, आपको पता, देखो अब जैसे अपन दिमाग वाले, वैसे ही भगवान ने बहुत लोगों को दिमाग दिया है। तो आपने अगर कोई बिजनेस शुरू किया, उससे लोगों को पता चला यार इस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, तो पीपल विल स्टार्ट रनिंग दैट बिजनेस, more and more will people will start coming into that business, and जब ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस को करना शुरू करेंगे तो फिर क्या होता है, मार्केट शेयर बढ़ जाता है। मार्केट शेयर बढ़ गया, कस्टमर बेस बढ़ गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे हिंदुस्तान में पहले कितनी टेलीकॉम कंपनीज थी? एक ही, बीएसएनएल। बाद में धीरे धीरे कंपनी आ गई, कंपटीशन बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी अब कम हो रही है, हर एक कंपनी की बंद होने पे आ गई कंपनियां। कोई भी बिजनेस, ऑटो इंडस्ट्री लो, ऑटो कंपनीज थी ही नहीं हिंदुस्तान में, 4 व्हीलर बनाने वाली बहुत कम कंपनियां थी, एम्बेसडर चलती थी वो व्हाइट कलर की, है ना। उसके बाद और हमारा बजाज, उसके अलावा देयर वाज नो अदर गाइड गाड़ी। अब तो गाड़ियां, ठीक है, ऐसी वाली क्या आ गई, क्या क्या आ गई, बहुत सारी टाइप की गाड़ी आ गई। तो अब उस बिजनेस में, वही छोड़ो, कोचिंग इंडस्ट्री, क्लासेस का देख लो,
ठीक है, सीएस छोड़ दो, बाकी क्लासेस जो 11-12 के क्लासेस थे, ठीक है, पूरे गली मोहल्ले में या पूरे आपके रीजन में एक ही टीचर हुआ करता था, बहुत फेमस। अब तो एक गली में 4-4 टीचर्स है, एक गली में 4-4 5-5 क्लास, आजकल कोई भी क्लास स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो फील्ड जहां पे लगने लगा लोगों को कि यहाँ पे प्रॉफिट है, दे विल इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग दैट बिजनेस। और जब बाकी लोग उस बिजनेस में आएंगे तब बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो आपके बिजनेस की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये एस्टिमेट आपने कब करना है? एट द बिगिनिंग। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहला फैक्टर कौन सा था? लाइफ ऑफ द, नहीं, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तीसरा फैक्टर, तो आई होप यू गॉट लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझ में आएगा। इज द पीरियड ओवर विच द प्रोजेक्ट इज एबल टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लो। सर यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड क्यों नहीं यूज किया? नो, यहाँ पे प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैश फ्लो है। प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सर व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो? फिलहाल आप समझ लो कैश फ्लो का मतलब प्रॉफिट ही है। क्या समझ लो? कैश फ्लो का मतलब प्रॉफिट। लेकिन क्या है वो मैं आगे बता दूंगा। एवरी प्रोजेक्ट हैज ए इनफाइनाइट या फाइनाइट लाइफ। हर एक प्रोजेक्ट की इनफाइनाइट लाइफ होती है या फाइनाइट? फाइनाइट का मतलब क्या है? यस, जिसका कभी ना कभी अंत होने वाला है। सर ऐसे होता है कि सर बिजनेस का कभी अंत होता है क्या? बिजनेस का अंत होता है, हर एक बिजनेस को कभी ना कभी टपकना पड़ता है। सर एग्जांपल दो सर। कोडैक, याद है कैमरा था, कैनन, तो ये बंद हो गई कंपनियां कोडैक वाली। क्यों? मोबाइल में कैमरा आ गया तो कैमरा को पूछने वाले लोग ही खत्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी। ठीक है, बजाज स्कूटर प्लांट बंद हो गया। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लांट, अच्छे अच्छे कंपनियां हैं जो बंद हो चुकी है, कुछ बंद होने को आई है। ठीक है, सो मित्रों एवरी बिजनेस हैज ए फाइनाइट लाइफ। तो आपके बिजनेस की कितनी लाइफ है ये आपने स्टार्टिंग में डिसाइड करना है। जिनकी होती है शुरुआत उनको होना पड़ता है कभी ना कभी समाप्त। ठीक है, चलो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैश फ्लोज, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो बिजनेस की कॉस्ट पता चल जाती है। ठीक है, सुन रहे हो सब लोग? जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो क्या पता चल जाती है? कॉस्ट। लाइफ भी पता करोगे आप, एस्टिमेट करोगे। अब कॉस्ट एग्जैक्टली बता सकते हैं, लेकिन लाइफ एग्जैक्टली बता सकते हैं या लाइफ का एस्टिमेट करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज सीएफएटी। व्हाट डू बाय सीएफएटी? सीएफएटी का फुल फॉर्म कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सर व्हाट डू बाय कैश फ्लो आफ्टर टैक्स? कैश प्रॉफिट्स। ठीक है, चलो इसको ऐसे समझ लो कि बिजनेस में दो टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं, एक नॉन कैश और दूसरा, सर नहीं समझे सर बता देता हूं। जैसे मित्रों ध्यान देके सुनना, हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? P&L बना के क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं? फटाफट बताओ ना जरा। डेबिट साइड पे क्या लिखते हो? इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या आता है? पक्का? तो हमारा इनकम है 50 लाख, पूरा कैश इनकम है। सुन रहे हो क्या? हमारा बिजनेस है और बिजनेस में पूरी कैश इनकम है, यानी जितना भी सेल करते हैं हम, सारा हमारा सेल कैश सेल है। एक्सपेंसेस है वो भी सारे कैश वाले हैं। ठीक है, सो हमारा प्रॉफिट कितना है? 20 लाख, बोलो ना। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट आया ना? ठीक है, क्या ये आपका कैश प्रॉफिट आया? कैश प्रॉफिट का मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही अपने जेब में कैश है। ट्रू? ट्रू? ठीक है, यस, क्योंकि हमारे सारे एक्सपेंस कैश एक्सपेंस है, सारे इनकम कैश। लेकिन प्रैक्टिकली सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम कैश वाले होते हैं या कुछ नॉन कैश भी होते हैं? चलो एग्जांपल के तौर पे एक बता देते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंस और ए नॉन कैश। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैश एक्सपेंस? यानी जो एक्सपेंस की वजह से कैश जाता है बिजनेस से, ऐसे एक्सपेंस को हम कैश एक्सपेंस कहते हैं। जिस एक्सपेंस की वजह से बिजनेस से कैश चला जाता है उस एक्सपेंस को क्या कहते हैं? कैश एक्सपेंस। और जिस एक्सपेंस की वजह से कैश जाता नहीं है, एक्सपेंस कहते हैं आप उससे, लेकिन उससे आपकी जेब से पैसा नहीं निकलता, ऐसे एक्सपेंस को कौन सा एक्सपेंस कहेंगे? नॉन कैश एक्सपेंस। मित्रों जैसे डेप्रिसिएशन है, समझो यहाँ पे 5 लाख रुपया, कितना है डेप्रिसिएशन? तो अब बताइए आपका इनकम कितना था? 50 लाख। आपके एक्सपेंस कितना है? तो आपका प्रॉफिट कितना है? ये समझो टैक्स वगैरह सब माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स समझो, बराबर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 15 लाख। लेकिन आपको कैश प्रॉफिट कितना हुआ? कैश प्रॉफिट यानी आपके जेब में कैश कितना बाकी है। ओके, मेरा सवाल समझा? ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए और बताइए। समझो आपका सेल पूरा कैश में हुआ है,
कितने का सेल है? ओके, ये कितना है? ओके, अपना सेल पूरा कैश में हुआ है, कितना है? वेरी गुड, ये हमारा कैश इनकम है। अब हमारा एक्सपेंस सब हमने कैश में पे किया, कितना? लेकिन डेप्रिसिएशन कैश है या नॉन कैश आइटम है? तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 15 लाख। बहुत प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इनकम माइनस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हमारा कैश प्रॉफिट कितना हुआ? कैश प्रॉफिट का मतलब कैश इनकम माइनस कैश एक्सपेंस। सो कैश इनकम इज 50, कैश एक्सपेंस इज 30, तो 50 माइनस 30 कितना आएगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरा कैश प्रॉफिट कितना है तो कितना बताओगे? 20 लाख। लेकिन अगर मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट पूछोगे तो कितना है? 15 लाख। सर इसका मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट दोनों सेम होते हैं या अलग होते हैं? बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट रिलेवेंट होता है या कैश प्रॉफिट? जब मैं बिजनेस शुरू करूंगा तो मुझे इससे मतलब नहीं है मेरे P&L में कितना प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे उस बात से मतलब है मेरे जेब में कितना कैश एक्चुअली आया है। बिजनेस के P&L में प्रॉफिट ज्यादा बताओ कम बताओ, वो पब्लिक को रिपोर्ट करने के लिए होता है। अब के जेब में कितना पैसा है बिजनेस करके, वही आप सोचेंगे। मेरे जेब में इतना बचा है, वही मेरा रियल प्रॉफिट है, ट्रू प्रॉफिट। तो डिसीजंस आर नॉट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इन कैपिटल बजटिंग। फाइनेंस में डिसीजन अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं लिया जाता है बल्कि कैश प्रॉफिट्स पे लिया जाता है। फाइनेंस में महत्व उस चीज के लिए है कि जो आपको एक्चुअली कमा के देगी कैश। ठीक है, समझा? ओके, अब मित्रों क्या मैं लिख सकता हूं कैश प्रॉफिट यानी CFAT? कैश प्रॉफिट को मैं कहता हूं कैश फ्लो आफ्टर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पैट प्लस डेप्रिसिएशन? सर मेरा पैट कितना था? 15 लाख प्लस डेप्रिसिएशन कितना है? तो कितना है सर मेरा? दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर CFAT। गॉट इट? समझे सर? चलो सर आप मुझे ये बताइए सर, ये CFAT यानी जो प्रॉफिट है वो एक ही साल में आता है या जब तक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट चलती रहेगी तब तक? आप प्रॉफिट एक साल में कमाते हो या जब तक लाइफ है बिजनेस की तब तक? ठीक है, सो CFAT इज ए वन टाइम इनफ्लो और ए रिकरिंग इनफ्लो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर इट इज एन इनफ्लो और एन आउटफ्लो, यानी उससे कैश आएगा या कैश जाएगा? कैश आएगा। तो बेसिकली इट इज एन इनफ्लो एंड नॉट ऑफ ए सिंगल ईयर, इट इज ऑफ एन। यस सर, तो फिर कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स क्यों नहीं कहा? बहुत बार लॉसेस भी होते हैं ना, तो लॉसेस की वजह से CFAT पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? Okay, so means it is cash profits. For accounting, we consider cash as well as non-cash items, but for the purpose of financial decision making, only cash items are to be considered. CFAT का फॉर्मूला है PAT plus depreciation. I hope you got it. चलो सर, ये हो गया थर्ड फैक्टर। सर कितने फैक्टर्स बताए सर आपने अभी तक? 3। कौन कौन से सर? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, CFAT। सर 2 फैक्टर बाकी है ना, वो भी बता देते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो 2 फैक्टर्स बाकी है वो थे एक सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। कौन सा फैक्टर था? सैल्वेज वैल्यू। आज ये सारे फैक्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। सर व्हाट इज बाय सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट? देखो हर एक प्रोजेक्ट को कभी ना कभी खत्म होना है, बंद होना है। अरे बोलो, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी है। ठीक है, जब कंपनी बंद हो जाती है ना, आपका बिजनेस बंद होता है, तो आप क्या करोगे? उन एसेट्स का जो बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे थे उनका क्या करोगे? बेच दोगे। बेच के पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा? दैट इज सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, सो सैल्वेज वैल्यू से इनफ्लो होता है या आउटफ्लो? इनफ्लो। किस ईयर में होता है? हर साल में, पहले साल में, आखिरी साल में? तो इट इज एन इनफ्लो ऑफ द लास्ट ईयर। सर ये भी आपको स्टार्टिंग में ही सोचना है जी। हाँ, जब मैं बिजनेस शुरू करूंगा, जब मैं एसेट खरीदूंगा तो खरीदते वक्त ही मैंने ये सोचना है कि जब भी मैं बिजनेस ये बेचूंगा तो बेचते वक्त, ठीक है, क्या मुझे ये एसेट से दाम मिल सकता है? मिलेगा तो कितना मिलेगा? ठीक है, ओके। चलो इसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। अब आखिरी फैक्टर जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मित्रों ध्यान देकर सुनना, कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लेते वक्त कैसे लिए जाते हैं वो समझने के लिए सुनिए। आप जब समझो आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो, बिजनेस शुरू करते वक्त इन्वेस्टमेंट कब करना है? आज। इन्वेस्टमेंट कब करना है? कोई भी बिजनेस करना है तो पैसा कब लगाना है? आज। ठीक है, और उसका फायदा आज मिलेगा या फ्यूचर में? CS कर रहे हो, करने के लिए CS करने के लिए, CS बनने के लिए खर्चा कर रहे हो, खर्चा कब हो रहा है? और पैसा जो मिलेगा वो आज मिलेगा या फ्यूचर में? तो इसका मतलब
जब भी कोई बिजनेस करोगे तो आज पैसा लगाना है और उसके बेनिफिट फ्यूचर में आने वाले हैं। तो CFAT जो आपको कैश प्रॉफिट होगा वो आज होगा या फ्यूचर में, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कब इनकर करना है आपको, आज। तो समझो मैं आपसे कहूं कि मैं अगर एक बिजनेस बताऊंगा जिसकी कॉस्ट 50 लाख होगी, जिसकी कॉस्ट कितनी है, और इस बिजनेस की लाइफ 5 साल होगी, कितनी साल होगी, 5 इयर्स, और ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स 1 2 3 4 5 आपको CFAT जो मिलने वाला है, फर्स्ट ईयर में 5 लाख, दूसरे ईयर में 10 लाख, तीसरे ईयर में 20 लाख, देन फोर्थ ईयर में 15 लाख और आखिरी साल में 20 लाख, इतना कैश प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो बताइए आपने टोटल ले ली, ठीक है, टोटल कितनी आई आपके कैश प्रॉफिट्स की, 15 30 और 40, 70 लाख आई है ना। तो बताइए बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, बिजनेस की कॉस्ट कितनी थी, शुरू करने के लिए कितना पैसा लगाया 50, और बिजनेस करके कितना प्रॉफिट कमाया 70, तो गया 50 आया 70, फायदा नुकसान कितने का, यहीं पे गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं सर, क्योंकि ये 0th ईयर का आउटफ्लो है, ये जो 50 लाख लगाने वाले हैं वो हम आज लगाने वाले हैं, और ये जो 70 लाख हमें मिलेंगे वो आज मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो कल का और आज का डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है, 70 लाख कल का और 50 लाख आज का, ये दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों, आज की वैल्यू और कल की वैल्यू सेम, द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस। तो 70 लाख जो फ्यूचर वैल्यू है, 70 लाख कौन सी वैल्यू है, उसको अगर आप प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो तो 70 लाख की पहले प्रेजेंट वैल्यू ढूंढो, बेनिफिट्स की क्या ढूंढो, जो 70 लाख को आप जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आज मिलने वाला है फ्यूचर में, और 50 लाख जो कॉस्ट डालने वाले हैं वो आज डालने वाले हो प्रेजेंट में। तो फ्यूचर को जब प्रेजेंट के साथ कंपेयर करोगे तो फ्यूचर के बेनिफिट को प्रेजेंट के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये जो फ्यूचर बेनिफिट्स है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू में, फ्यूचर वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद कंपैरिजन करो। तो ये प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जिस फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सर वो हमने कहीं कैलकुलेट किया था डिविडेंड पॉलिसी में, ठीक है, वो याद है डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया था, उसी टाइप का कुछ फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक लास्ट वाला कंपोनेंट फैक्टर जो बहुत ही अहम होता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया सबको। चलो तो आज के लिए डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं, कल होंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस शुरू। ठीक है, सो कल इसकी मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे, इसके आपको आज फोटो लेने हैं, लिख के लाना है ये सब। ठीक है, कल इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, डोंट रिमेन एब्सेंट, हैव अ नाइस